नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के 11वें राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और एक सच्चे शिक्षक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी और उनकी शैक्षिक विरासत के पन्नों को पलटेंगे। हम सिर्फ उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके उस विजन को गहराई से समझेंगे जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज को एक नई दिशा दी। तो चलिए इस शानदार सफर पर चलते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड्स इन इमर्जिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक बेहद दिलचस्प रिसर्च पर टिका है। इसके जरिए हम डॉक्टर कलाम की एजुकेशनल फिलॉसफी को समझेंगे। मतलब ये कोई आम बायोग्राफी नहीं है, बल्कि उनके विजन का एक डीप डाइव एनालिसिस है। इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, रूट्स ऑफ अ विजनरी। दूसरा, द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तीसरा, टीचर्स एज नेशन बिल्डर्स। चौथा, अलाइनिंग विद NEP 2020। और आखिर में, क्रिटिसिज्म्स एंड इंड्योरिंग डिबेट्स। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, रूट्स ऑफ अ विजनरी, द फॉर्मेटिव ईयर्स इन रामेश्वरम। रामेश्वरम के एक बहुत ही साधारण से परिवार से निकलकर एक विजनरी साइंटिस्ट बनने तक का ये टाइमलाइन वाकई कमाल का है। 1940 के दशक में श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। फिर 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने फिजिक्स में BSc की। लेकिन असल उड़ान तो अभी बाकी थी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और यहीं से उनके सपनों को असली पंख मिले। अब रुख करते हैं दूसरे हिस्से का, द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। कलाम साहब का मानना था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना बिल्कुल नहीं है। उनके विजन के 4 मजबूत पिलर्स थे। पहला, एम्पावरमेंट और नेशन बिल्डिंग, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो समाज को ताकतवर बनाए। दूसरा, क्रिएटिविटी पर फोकस, यानी रटाफिकेशन की जगह प्रैक्टिकल सोचने की आज़ादी। तीसरा, वैल्यू बेस्ड लर्निंग, क्योंकि बिना अच्छे चरित्र के ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। और चौथा, इक्विटी और इंक्लूसिविटी, ताकि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। ये चारों चीजें मिलकर ही एक जिम्मेदार इंसान गढ़ती हैं। और उनकी इस सोच को ये कोट एकदम परफेक्टली समझाता है। देश के सबसे बेहतरीन दिमाग क्लास की आखिरी बेंचों पर भी मिल सकते हैं। सच में ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि हमारे ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम पर एक सीधा सवाल है। वो मानते थे कि असली टैलेंट सिर्फ आज्ञाकारी होने या रटकर नंबर लाने में नहीं है। कई बार जिन बच्चों को सिस्टम पीछे छोड़ देता है, वही आगे चलकर दुनिया बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, टीचर्स एज नेशन बिल्डर्स, मेंटर्स एंड गाइड्स। उनके मुताबिक शिक्षक सिर्फ सिलेबस खत्म करवाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो हमारे समाज के असली शिल्पकार हैं। बचपन का ही एक किस्सा देख लीजिए। उनके विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक सख्त ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने सारे सामाजिक नियम तोड़ दिए। जब उनकी पत्नी ने एक मुस्लिम बच्चे को रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना खिलाया। कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस उस एक छोटे से काम ने कलाम के मन में समानता की जो बीज बोई, वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। और यहीं से निकलती है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन की उनकी परिभाषा। उनके लिए अनुशासन का मतलब डंडे के डर से नियम मनवाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक अंदरूनी चीज थी, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट और मॉरल इंटेग्रिटी। बच्चे सजा से नहीं सीखते, बल्कि वो अपने बड़ों को और टीचर्स को एक सही जीवन जीते हुए देखकर सीखते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, अलाइनिंग विद NEP 2020, अ विजन रियलाइज्ड। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कलाम साहब का जो पुराना विजन था, वो आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 में हूबहू नजर आता है। कलाम साहब चाहते थे कि साइंस और आर्ट्स जैसी सख्त दीवारें टूटें, और आज NEP ने मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल करिकुलम लागू कर दिया है। उन्होंने ग्रामीण बच्चों के लिए सैटेलाइट एजुकेशन का सपना देखा था, और आज डिजिटल टूल्स का ही बोलबाला है। वो नीति नैतिकता पर जोर देते थे, और आज की पॉलिसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को शामिल किया गया है। कलाम साहब का हमेशा से ये मानना था कि बच्चों को स्कूल के टाइम से ही रिसर्च और इनोवेशन से जोड़ना चाहिए। वो पैसिव लर्निंग की जगह एक्टिव इंक्वायरी चाहते थे, और इसी बात को सच साबित करने के लिए NEP 2020 के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है। ये उनके सपनों का एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल रूप है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, क्रिटिसिज्म्स एंड एंड्योरिंग डिबेट्स, एन ऑब्जेक्टिव व्यू। देखिए,
किसी भी बड़ी हस्ती का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उनके काम से जुड़ी अलग अलग रायों को निष्पक्ष तरीके से ना देखें। तो कुछ मुख्य बहसें हैं। पहला है साइंटिफिक स्कोप। कुछ लोगों का तर्क है कि वो ओरिजिनल रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट से ज़्यादा एक शानदार टेक्नोलॉजी मैनेजर थे। दूसरा पॉइंट सैनिकरण का है। पोखरण 2 और मिसाइल प्रोग्राम में उनके योगदान को कुछ लोग उनके शांतिवादी विचारों के उलट मानते हैं, हालांकि उनका खुद का मानना था कि शांति तभी मुमकिन है जब देश ताकतवर हो। तीसरा है उनकी प्रेसिडेंसी। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर संवैधानिक मामलों और दया याचिकाओं में वो थोड़े निष्क्रिय रहे। और आखिरी है पॉपुलिज्म। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके विचार बहुत प्रेरणादायक थे, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियों की कमी थी। खैर, हम यहाँ बिना कोई पक्ष लिए सिर्फ इन डिबेट्स को सामने रख रहे हैं जो एक लीडर की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाती हैं। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। आज के इस तेज भागते मॉडर्न समाज में हम नई नई टेक्नोलॉजी और कलाम साहब द्वारा सुझाए गए गहरे नैतिक आधार के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? उन्होंने हमेशा कहा था कि बिना एथिक्स के साइंस खतरनाक है। तो आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, ये संतुलन हम कैसे लाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।